हाँ जी बेटा, अब मैं आपको सिखा रहा हूं ईदर और नीदर का यूज। अब पॉइंट कर बात यह है कि जैसे ईदर और नीदर की अगर बात करें तो ईदर और नीदर को आइदर नाइदर भी कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन दोनों होती हैं, एक ब्रिटिश हो जाती है, एक अमेरिकन हो जाती है। ठीक है, तो ईदर नीदर बोलो या आइदर नाइदर बोलो, दोनों ही ठीक रहती है। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं कि कोई भी एक सिंगल वर्ड सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता, सिंगल वर्ड सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता। सेम एज आप इनको अगर आप प्रनाउन पढ़ रहे हो तो ये प्रनाउन के अंदर भी आ जाते हैं, आप डिटरमिनर्स पढ़ रहे हो तो ये डिटरमिनर्स में भी आ जाते हैं, और अगर आप कंजंक्शंस पढ़ रहे हो तो कंजंक्शंस में भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट जब इन्हें अलग अलग जगह देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि तीनों के अंदर अलग अलग नियम, क्योंकि अगर मैंने प्रनाउन के नियम पढ़े तो प्रनाउन के अलग नियम है, डिटरमिनर के अलग नियम है, फिर कंजंक्शन के अलग नियम है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कि पहले यार मैंने कुछ और नियम पढ़े थे, अब ये कुछ और नियम लिखे हुए हैं, तो वहां पर वो कंफ्यूज कहां पर हो रहा है? कंफ्यूज नियमों में, रूल्स में, कॉन्सेप्ट में सिर्फ इसीलिए कंफ्यूज है क्योंकि उसे उन वर्ड्स का उस वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान कर वो उन नियमों को समझेगा, उन रूल्स को समझेगा, उन कॉन्सेप्ट को समझेगा, बात समझ में आ जाएगी। वही बात हम कर रहे हैं कि इनके कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि भाई प्रनाउन सीख रहे हैं तो प्रनाउन में भी होंगे ये, डिटरमिनर सीखेंगे तो उसमें भी है, कंजंक्शन सीखेंगे उसमें भी। लेकिन यह हमें समझना पड़ेगा कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। यह है मेन बात कि जब हम ईदर नीदर सीखते हैं तो बेटा जो भी नियम, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी कानून आप लागू कर रहे हो, जो भी कानून आप अप्लाई कर रहे हो इनके ऊपर, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार कि वो डिटरमिनर है, प्रनाउन है या कंजंक्शन। तो मैं इनके अलग अलग नियम आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझें। लेकिन पहले, जैसे कि मैंने अभी प्रोनाउंसिएशन तो बता दिया, पहले इनके मीनिंग को देख लो, इनके मीनिंग को समझो। जनरल मीनिंग जो है, ईदर का जो सेंस होता है वो ये होता है दो में से कोई एक। ईदर का जो सेंस होता है वो होता है दो में से कोई एक, मीन्स कि दो, कोई पर्सन है, दो प्लेस है या दो थिंग है। तो कह रहा है या तो ये, इन दोनों में से कोई एक दूसरे को मना करता है। ईदर का मतलब है दो में से कोई एक, ठीक है। और अगर मैं नीदर की बात करूं तो नीदर कहता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई भी नहीं। तो मीन्स अगर हम दो पर्सन, दो प्लेस या दो थिंग की बात कर रहे हैं तो ये दोनों को ही मना कर रहा है। ईदर का मतलब है दो में से कोई एक और नीदर का मतलब है दो में से कोई भी नहीं। यहां पर देखो, वैसे तो हम बात कर रहे हैं अभी ईदर नीदर की, मेन पिक्चर तो चल रही है ईदर नीदर की। लेकिन अगर थोड़ी कंफ्यूजन ये आती है कि बच्चा देख रहा है ऑनलाइन बैठा हुआ पढ़ रहा है कि यार सर ने कहा दो में से कोई एक है तो ईदर, लेकिन अगर ज्यादा में से कोई एक है तो क्या? भाई दो में से कोई एक है तो ईदर, और दो की जगह एक, दो, तीन या तीन से ज्यादा हो। भाई दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दो स्टूडेंट बैठे हैं, या तो ये, इन दोनों में से कोई एक तो ईदर। लेकिन बेटा तीन या आप में सभी की बात करूं, मैं आप सभी की बात करूं तो आप में से कोई एक, दो में से कोई एक तो ईदर, लेकिन ज्यादा में से कोई एक, ज्यादा में से कोई एक या तो आप वन लगाएंगे या एनी वन लगाएंगे, दोनों में से कोई एक जरूरत के अनुसार। तो मैंने कहा अभी इसकी कहानी नहीं है, इसकी कहानी बाद में, ये तो मैंने अलग से बताया। अभी कहानी चल रही है ईदर नीदर की, पहले इसे समझ रहे। लेकिन छोटी सी बात कि हमने बोला कि भाई दो में से किसी एक को आप चुन रहे हैं तो ईदर लगाओ, लेकिन बात आती है ज्यादा में से एक को चुने तो क्या करें? तो वन या एनी वन लगेगा। आ जाते हैं वापस इसी पर। बात कह रहा है कि नीदर मतलब दो में से कोई नहीं। तो फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है कि सर दो में से कोई नहीं, लेकिन अगर ज्यादा लोग हों, कम से कम तो तीन, और उनमें से कोई नहीं, तो उसको हम नन कहते हैं। तो जो नन होता है वही नो वन होता है। तो नन और नो वन एक ही बात होती है। तो बेटा दो को मना करेंगे तो आप नीदर लगाएंगे, दो से ज्यादा को मना करेंगे तो आप नन लगाएंगे या नो वन। उसी प्रकार से दो में से एक को हां करेंगे तो आप ईदर लगाएंगे, ज्यादा में से एक को चुनेंगे तो आपको वन या एनी वन लगाना पड़ेगा जरूरत के अनुसार। वो जरूरत क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इनकी कहानी समझ लें। अब बताओ इतना क्लियर है? मीनिंग क्लियर हो गया? तो इनका सेंस ये है।
अब आते हैं आगे की ओर प्रस्थान करें तो एज ए डिटरमिनर कि जब ये ईदर या नीदर जब डिटरमिनर बनता है तो तब क्या नियम अप्लाई होंगे वो समझे। तो पहले डिटरमिनर का एक जनरल पॉइंट समझ लो। अगर कोई भी शब्द डिटरमिनर है, अगर कोई भी शब्द डिटरमिनर है तो कोई भी शब्द जो कि डिटरमिनर कहलाएगा वो बिना नाउन के नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी डिटरमिनर्स होते हैं ना एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये नाउन की संख्या या मात्रा को बताते हैं, बस नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते। जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव है, जो नाउन की संख्या मात्रा को या नाउन को डिटरमाइन करता है वो शब्द डिटरमिनर है, जो नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है वो डिटरमिनर है। तो डिटरमिनर का एक नियम है, उसे नाउन चाहिए बेटा। अब डिटरमिनर कभी सिंगुलर नाउन लेता है, कभी प्लूरल नाउन लेता है। तो बेटा अब यहां पर अगर हम ईदर और नीदर को डिटरमिनर मान रहे हैं, अगर हम ईदर और नीदर को यहां डिटरमिनर मान रहे हैं तो अब देखो नियम अप्लाई हो जाएगा कि जब ये डिटरमिनर है तो इसके बाद एक नाउन होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर नाउन होगा। ईदर नीदर के बाद अगर ईदर नीदर डिटरमिनर है तो इनके बाद हमेशा एक सिंगुलर नाउन होगा। और बेटा नाउन सेंटेंस में क्या काम करता है? नाउन सेंटेंस में क्या काम करता है? या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। बेसिकली तो कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। फिलहाल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिमाग में रखो। तो डिटरमिनर यहां पर क्या कहते हैं? डिटरमिनर के बाद एक नाउन चाहिए। भाई नाउन क्या है सेंटेंस के अंदर? या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ईदर नीदर के बाद जो सिंगुलर नाउन है भाई वो भी तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट हुआ तो फिर वर्ब पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो बस ईदर नीदर के बाद जो ये सिंगुलर नाउन लगेगा, चाहे ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही अप्लाई होगी। ये डिटरमिनर का नियम है। तो अब ये नियम हमें प्रोनाउन में और ये नियम हमें कंजंक्शन में नहीं लगाने। समझ में आ रहा है बेटा? अब ये इन नियमों को हमें कंजंक्शन में या प्रोनाउन में थोड़ी अप्लाई करना है। ये डिटरमिनर का नियम है। अगर ये बात समझ में आई तो ये आ गया हमारे पास एक ये दो सेंटेंस है। अगर मैंने कहा ईदर स्टूडेंट हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन, तो ईदर स्टूडेंट का मतलब है कि भैया जो स्टूडेंट हैं ये दो स्टूडेंट हैं, इन दोनों में से किसी एक स्टूडेंट ने ये विंडो पेन तोड़ा है। इसका अर्थ ये हो जाए इन दोनों में से किसी एक स्टूडेंट ने ये विंडो पेन तोड़ा है। तो यहां पे ईदर के बाद ईदर एक डिटरमिनर है और डिटरमिनर बिना नाउन के नहीं आएगा, और ईदर अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब यही एरर हो जाएगा अगर मैं यहां पे स्टूडेंट्स या हैव कर दूं, यही गलती हो जाएगी। तो अब ये समझ में आ गया। अब जैसे कहता है नीदर ब्रदर हैज कम ऑन टाइम, तो इसका मतलब है कि भाई दो हैं, कि नीदर ब्रदर इसका मतलब है भाई दो ही हैं, दो से ज्यादा नहीं है। तो कह रहे दोनों भाइयों में से कोई भी हैज कम ऑन टाइम समय पर नहीं आया है। तो हमने नीदर को डिटरमिनर माना, नीदर को डिटरमिनर माना, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन तो ये सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब यूज हो गया। अब जनरली एरर कैसे आ जाते हैं? तो अब देखें एरर कैसे आ जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा, माय नीदर पेरेंट्स हैव साइंड माय मार्कशीट। तो ये कहना क्या चाहता है? तो अब यहां पर तो मेरे दिमाग में यही आता है कि अब पेरेंट्स तो मम्मी पापा दो होते हैं, तो पेरेंट्स तो ठीक है, लेकिन लॉजिक और ग्रामर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही इंग्लिश को परफेक्ट बनाता है। तो लॉजिक भी ठीक होना चाहिए, ग्रामर भी ठीक होना चाहिए। तो अगर आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग तो ठीक है। मैंने जैसे बताया अगर स्पोकन कर रहे हो, स्पोकन में इतना ग्रामर का जरूरत नहीं होता है बॉस। स्पोकन में इतना ग्रामर का जरूरत नहीं होता है। स्पोकन में बस यू जस्ट नीड टू कन्वे योर मैसेज, वेल, कि आप मैसेज को अच्छे से कन्वे कर देते हैं, दैट स्पोकन। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो आपको भाषा की शुद्धि करनी पड़ेगी, एकदम शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर नियम अप्लाई हो गया कि जो नीदर है कि ये डिटरमिनर है। क्यों? कैसे पता चला डिटरमिनर है? कि इसके बाद नाउन है। कि अगर इसके बाद नाउन है तो इसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो अब यहां पर आप पेरेंट्स कर नहीं पाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा माई नीदर पेरेंट हैज साइन माई मार्कशीट, कि माई नीदर पेरेंट, कि ना तो मम्मी ने और ना ही पापा ने, दोनों में से किसी ने भी मेरी मार्कशीट साइन नहीं की। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। तो अब ये था हमारा डिटरमिनर। अब आगे बढ़ते हैं एज ए प्रोनाउन। अगर ये प्रोनाउन बनते हैं तो बेटा सेंटेंस में प्रोनाउन क्या काम करता है? वो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। भाई नाउन और प्रोनाउन का काम है सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। बेटा मैं फिर बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट का भी काम है, लेकिन वो कम यूज होता है। फिलहाल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिमाग में रखें ज्यादातर।
तो प्रोनाउन का काम है सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, तो इसका मतलब है ये भी सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और अगर नीदर सेंटेंस का, नीदर या ईदर सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान दीजिए अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब पर कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं, लेकिन अगर सब्जेक्ट है तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो भाई वर्ब पर प्रभाव पड़ेगा। तो बात आती है कि अगर ये प्रोनाउन है तो भैया सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो बेटा ईदर नीदर अगर सेंटेंस में प्रोनाउन बनेंगे तो बेटा ये प्रोनाउन बनेंगे तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, चाहे ये बात दो की करते हो लेकिन ये अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, क्योंकि ईदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, नीदर का मतलब है दोनों में से ना तो ये ना तो ये, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसमें क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कि इंडिविजुअली सबको इंडिविजुअलिटी दे देता है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब जैसे हमने यहां कहा ईदर ऑफ द टू एम्प्लॉइज हैज कंप्लीटेड दिस पेंडिंग टास्क, कि भाई दो एम्प्लॉइज में से किसी एक ने ये कंप्लीटेड जो पेंडिंग टास्क है इसको कंप्लीट कर लिया है। तो यहां पर बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां पे हैज तो गलत है, क्यों? क्योंकि टू एम्प्लॉइज हैं, अगर टू एम्प्लॉइज हैं तो मैं यहां पर हैव लगाऊं। तो पॉइंट इज बेटा हमेशा वर्ब के बराबर में सब्जेक्ट नहीं होता है, यह हमेशा नहीं होता है। तो टू एम्प्लॉइज जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कह रहा है कि सर ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा कि सब्जेक्ट के बराबर में तो वर्ब के बराबर में तो सब्जेक्ट होता है, कि बेटा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो ऑफ है ये प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है नाउन प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ? ईदर। तो अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रही है तो वो ईदर अगर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है अब ये प्रोनाउन है, अब ये डिटरमिनर नहीं है। नियम बदल गया, क्योंकि डिटरमिनर को क्या चाहिए? नाउन। अब इसके बाद कोई नाउन है नहीं, तो अब अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। जैसे नीदर ऑफ द ट्विंस इज इल, कहता है दोनों जुड़वा बच्चों में से कोई भी नहीं है बीमार। तो फिर वही बात आती है, जो ट्विंस है यहां ऑब्जेक्ट है क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो नीदर है वो सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है, तो अगर ये प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब इज लगा। नीदर इज इल, दोनों में से कोई बीमार नहीं है। कौन दोनों? दोनों जुड़वा बच्चों में से। अब यहां देखो, देयर आर 2 मैंगोज इन द फ्रिज, कि फ्रिज के अंदर 2 मैंगो रखे हुए हैं। कह रहा है देयर आर 2 मैंगोज इन द फ्रिज, यू कैन टेक। अब देखो दोनों में से कोई लगा दो, यू कैन टेक मतलब चॉइस नहीं है, ये मैंने बताया मीनिंग बदल जाएगा कि तुम ले सकते हो। तो यू कैन टेक, तो कैन मॉडल है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया मेन वर्ब। तो तुम ले सकते हो, क्या ले सकते हो? व्हाट और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, तो तुम ले सकते हो। अगर मैंने कहा ईदर, तो कह रहा भाई देख फ्रिज में 2 आम रखे हुए हैं, एक अपन को खाने का है, एक ले ले, 2 में से एक ही उठाने का है, दोनों नहीं खाना। इधर का मतलब है दोनों में से कोई एक। तो अगर कह दिया भाई यू कैन टेक नीदर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि भाई देख फ्रिज में 2 आम रखे हैं, एक को भी हाथ नहीं लगाने का, दोनों में से कोई सा भी नहीं खाने। तो यहां ये ऑब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुए कि नहीं हुए? तो वर्ब व्हाट और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर ये प्रोनाउन है तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का भी एग्जांपल दे दिया, ऑब्जेक्ट का भी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। कहता है एज अ कंजंक्शन, तो जब ये डिटरमिनर है इसके बाद एक सिंगुलर नाउन चाहिए। जब ये प्रोनाउन है सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन जब ये कंजंक्शन है तो बेटा ईदर के बाद और नीदर के बाद नोर आएगा, जब ये कंजंक्शन है। और बेटा कंजंक्शन का काम है 2 सेम कैटेगरी के शब्दों को जोड़ना। कंजंक्शन का क्या काम है? 2 सेम कैटेगरी के शब्दों को जोड़ना। तो बेटा डिटरमिनर का काम है नाउन को डिटरमाइन करना, प्रोनाउन का क्या काम है? सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। कंजंक्शन का क्या काम है? 2 सेम कैटेगरी के शब्दों को जोड़ना। तो भाई 3 अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो 3 अलग नियम स्थापित हो जाएंगे। सीधी बात, नो बकवास। तो अब यही कह रहा है कि भैया अब यहां पे पता कैसे चलेगा कि कंजंक्शन है कि इधर के साथ और नीदर के साथ नोर लग जाएगा? तो पहले इनकी हिंदी समझ लेते हैं। तो कहता है या तो ये है या तो वह है, क्योंकि 2 में से कोई है।
भाई दो हैं, कह रहा भाई या तो ये या तो वो। और नीदर नोर का मतलब है ये कह रहा है ना तो ये और ना तो वो। तो बात वही है कि दो को मना कर रहा है, लेकिन अब कंजंक्शन है तो ईदर के साथ और नीदर के साथ नोर लगेगा। अब मैं इनके नियमों की बात करूं तो जब ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का एक कॉमन नियम है कि जब भी कंजंक्शन से आप दो शब्द या शब्दों के समूह को जोड़ेंगे वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होंगे, सेम कैटेगरी में होंगे। या तो दोनों सब्जेक्ट होंगे, या दोनों ही ऑब्जेक्ट होंगे, या दोनों नाउन होंगे, दोनों एडजेक्टिव होंगे, दोनों एडवर्ब होंगे, दोनों फ्रेज होंगे, दोनों क्लोज होंगे। एक फ्रेज एक क्लोज, एक एडजेक्टिव एक एडवर्ब, एक प्रोनाउन एक एडजेक्टिव, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सब्जेक्ट जोड़ रहे हो कि ऑब्जेक्ट जोड़ रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। अब इसी बात को यहां पर कह रहा है कि जब ईदर और से जब दो कोई भी शब्द आप जोड़ रहे हैं, ईदर और नीदर नोर से जब भी दो शब्द जोड़ रहे हैं, तो अगर वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में है तो ठीक है, लेकिन अगर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में है तो वो गलत है। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में है तो ठीक है, उनके आगे पीछे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो गलत है। तो एक नियम तो ये अप्लाई होगा एज ए कंजंक्शन। दूसरा नियम ये कि भाई इनके बाद कोई भी दो शब्द आ सकते हैं, वो सेम कैटेगरी में होने चाहिए। अब मानो अगर इनसे दो ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो भाई वर्ब पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ईदर और नीदर नोर से आपने दो सब्जेक्ट जोड़ दिए तो फिर सब्जेक्ट को तो वर्ब की भी आवश्यकता होगी। दुनिया को ऐसा सेंटेंस ही नहीं है जहां सब्जेक्ट हो तो वर्ब ना हो। तो अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो कंफ्यूजन बनेगी कि मैं किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊं। तो बेटा उसका आंसर कि वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। ईदर और नीदर नोर से जब दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो वर्ब जो पास वाला सब्जेक्ट होगा तो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। क्लियर है? कैसे, आइए समझते हैं। हमने दो एग्जाम्पल लिए है ना। चलो पहले आप बनाओ, कोशिश करो, फिर मैं आप बनाओ, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूं। सोच लिया? चलिए अब देखें। अब आपने सोच लिया तो देखिए, कहता है ईदर शी इज एम्प्लॉय और ओनर ऑफ दिस कंपनी। तो अगर मैं स्पोकन की बात करूं, मैसेज की बात करूं, तो मैसेज बिल्कुल ठीक है, मैसेज गलत नहीं है कि भाई या तो वो इस कंपनी की एम्प्लॉय है या फिर ओनर है। क्या रोजाना जाती है अच्छे अच्छे से कपड़े पहन के, या तो भाई एम्प्लॉय है या ओनर है, ये दो में से एक काम होगा। तो या तो ये एम्प्लॉय है या ओनर है। तो अब यहां पर हम देखें तो मीनिंग वाइज ये ठीक है। सेंटेंस जब इंग्लिश सीखना हो तो इंग्लिश दो चीजों पर आधारित है, लॉजिक और ग्रामर। तो लॉजिकली सेंटेंस ठीक है यार, स्पोकन कर रहे हो तो समझ में आ गया कि नहीं, अर्थ क्लियर है इसका, लॉजिक क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, लेकिन ग्रामर गड़बड़ हो गया। और ग्रामर को सही करने के लिए बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक नहीं है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा गड़बड़ कर जाएगा। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो समझे, तो यहां मैंने देखा कि ईदर जो है, ईदर के बाद आया शी, तो शी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार प्रोनाउन है। और अगर मैं और की बात करूं तो और के बाद जो है ये ओनर, तो ओनर जो हुआ हमारा नाउन है। तो बेसिकली यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि ईदर शी इज एम्प्लॉय और ओनर ऑफ दिस कंपनी। तो भाई यहां पर या तो क्या कहते हैं, अब देखो ईदर शी इज एम्प्लॉय या ऑफ दिस कंपनी या ओनर ऑफ दिस कंपनी। अब यहां पर मैंने देखा इधर तो प्रोनाउन लग गया और इधर नाउन लग गया, तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डिफरेंट। तो यहां पर पॉइंट आ रहा है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो सेंटेंस गलत हो गया। तो अब मुझे इसे ठीक करना है, तो ठीक करना है तो अब सेंटेंस में देखो दो, या तो देखो अगर ईदर के साथ और आया है तो इसका मतलब है दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। तो या तो शी, या तो दो प्रोनाउन होंगे और या फिर दो नाउन होंगे। तो अब मुझे बताओ दो नाउन है या दो प्रोनाउन, बोलो बोलो। तो दो नाउन हो गए, तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय, एक नाउन ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर ये जो दो नाउन है, ये जो दो नाउन है, इन दो नाउन के साथ ईदर और आना चाहिए। तो अगर सेंटेंस ठीक करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही कि भाई ईदर के साथ आप एक नाउन लगाओ और फिर और के साथ आप दूसरा नाउन लगाओ। ईदर के साथ एक नाउन और के साथ दूसरा नाउन, सेंटेंस ठीक। तो हमने देखा और के साथ दूसरा एक नाउन है, तो ये तो सही है। तो
तो हम यहां पर देखें ईदर के साथ प्रनाउन है तो यही गलत है। तो भाई ईदर के साथ आप नाउन लगाओ, अगर आपको ईदर के साथ नाउन लगाना है तो नाउन के पास रख दो इसे, हो गया ठीक। तो अब इसे कैसे ठीक करना है, तो शी इज को पहले ले आओ। शी इज ईदर एम्प्लॉय, शी इज ईदर एम्प्लॉय और ओनर ऑफ दिस कंपनी। तब देखो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। हमने क्या किया है, ये गलत है ये सही है। हमने क्या किया है, हमने ईदर को उठाकर एम्प्लॉय से पहले कर दिया। हमने जो किया है ईदर और को, हमने जो किया है वो ईदर और को सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दिया। ईदर के बाद एम्प्लॉय तो उसको भी नाउन दे दिया, और के बाद ओनर हमने उसको भी नाउन दे दिया। ऊपर वाला मीनिंग वाइज ठीक है, ग्रामर वाइज गलत है, लेकिन ये मीनिंग और ग्रामर दोनों में ठीक है। अब आते हैं इस पे, कहता है नीदर यू नोर ही हैज और हैव ब्रोकन दिस ग्लास। की भाई इस ग्लास को ना तो तुमने तोड़ा है ना उसने तोड़ा है, इस ग्लास को ना तुमने तोड़ा है ना उसने तोड़ा है। अब यहां पर अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैंने बताया नीदर नोर से ईदर और से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो या तो सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे। भाई या तो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे या ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, किसी को भी जोड़ेंगे, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। दो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो सब्जेक्ट को जोड़ें तो वर्ब भी तो लगेगी। तो अब यहां पर नीदर के बाद यू इधर भी एक प्रोनाउन है, नोर के बाद ही इधर भी एक प्रोनाउन है, लेकिन ये दोनों प्रोनाउन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। लेकिन अब बात आती है कि मुझे वर्ब लगानी है, तो अगर मुझे वर्ब लगानी है तो मैं यू के अकॉर्डिंग हैव लगाऊं या ही के अकॉर्डिंग हैज लगाऊं। तो बेटा वर्ब का जो नियम है, वर्ब का नियम है कि जब ईदर और नीदर नोर से दो सब्जेक्ट जुड़े तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती। तो हमारे पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी, तो पास में कौन सा हुआ, ही के पास क्या हुआ, हैज। तो आंसर हो जाएगा हैज, हैव नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, हैज, आंसर हो जाएगा हैज, हैव नहीं। क्लियर हुआ, पास वाले के अनुसार लगेगी। इसमें क्या एरर था या नो एरर। तो ईदर ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स, अब मुझे बताओ मेरे स्कूल फ्रेंड्स में से, तो ये स्कूल फ्रेंड्स दो हैं या दो से ज्यादा हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो बेटा ध्यान रखना, जब तक क्लियर ना कर दे, जैसे कहते हैं बोथ फ्रेंड्स, अगर बोथ हो गया तो इसका मतलब है फ्रेंड्स दो हैं, और अगर खाली लिख दे फ्रेंड्स तो प्लूरल चीज हमेशा मोर देन टू ही होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग एक छोटा सा माइंड सेट करके रखो, अगर कोई भी प्लूरल नाउन अनटिल और अनलेस उसको क्लियर ना कर दिया जाए कि वो प्लूरल है, कि वो दो हैं, वो हमेशा दो से ज्यादा होता है, कोई भी प्लूरल नाउन। तो बेटा ये स्कूल फ्रेंड्स की बात कर रहा है, तो ये मोर देन टू हुआ कि नहीं, और अगर ये मोर देन टू है, अगर ये मोर देन टू है तो इसका मतलब ये है कि ये आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ईदर और नीदर तो सिर्फ दो के लिए ही लगते हैं। तो इसके लिए अब हमने एक छोटा सा पॉइंट किया था शुरू में कि जब दो में से एक को चुनना हो तो ईदर, दो से ज्यादा में से एक को चुनना हो तो वन या एनी वन, तो यहां वन ठीक हो। तो हम लिखेंगे वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स, कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स में से जो एक फ्रेंड है इज एन इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में। अब बताइए बात पूरी तरह क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो आज ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया कि ईदर और, नीदर नोर या ईदर नीदर का कंप्लीट नॉलेज आपको दे दिया गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।